नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चतुर्वेदी दृष्टि द विजन के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मंच से हम आप तक रेगुलर कक्षाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कक्षाएं आप तक भेजी जाएंगी। पाठ्यक्रम में जो उपस्थित विषय हैं उनके बारे में एक विस्तार से चर्चा हमने कल की है, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि पाठ्यक्रम में अभिव्यक्त जो मुद्दे हैं उनके अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे खोलकर किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो अब हम एक एक मुद्दे को उठाएंगे और उसे विस्तार से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक विकास और उग्रवाद से जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम आंतरिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले या पहली क्लास में हमें आंतरिक सुरक्षा या सुरक्षा से जुड़े मूलभूत विचारों को समझना होगा। और इन्हीं विचारों को मैंने यहाँ अभिव्यक्त करने की कोशिश की है कि सुरक्षा का देखने के दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत की सुरक्षा चुनौतियों का विकास किस प्रकार देखा गया है, इस विकास के बाद हमारी सुरक्षा चुनौतियां किन रूपों में, किन स्वरूपों में नजर आती हैं, इनके क्या दुष्प्रभाव हम तक पहुंच रहे हैं और इनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जो ओरिएंटेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी होगा, ये आपको आगे के सारे टॉपिक्स की इंसाइट प्रदान करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि कोई भी टॉपिक जो है वो बेसिकली कारण, प्रभाव और समाधान में चलता है। और यहाँ जो हम मुद्दों पर बात करेंगे वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर विषय पर आपके कारण, समाधान और प्रभाव को सुनिश्चित करेगा। तो पहला मुद्दा जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं, एक है रक्षा और दूसरा है प्रतिरक्षा, इसमें क्या अंतर है, और रादर सुरक्षा। What is the difference between these two? If we'll discuss this in English, हम इसमें बात करें तो सुरक्षा को सिक्योरिटी शब्द से जोड़ा जाता है, जबकि प्रतिरक्षा शब्द डिफेंस से जुड़ता है। So we need to understand the difference between these two. ठीक, रक्षा और सुरक्षा में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब उत्कृष्ट तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से रक्षा के कार्य को किया जाए तो सुरक्षा है। जैसे सुधन शासन सुना होगा आपने, सुशासन। तो जब उत्कृष्ट तरीके से शासन किया जाए तो सुशासन है, तो जब उत्कृष्ट तरीके से रक्षा की जाए तो वो क्या है, सुरक्षा है। सो नाउ द बेसिक पॉइंट इज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सुरक्षा और प्रतिरक्षा। ठीक, ये समझिए कि रक्षा शब्द जो है ये एक व्यापक शब्द है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये एक बहुआयामी विचार है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। व्यापक इसलिए है क्योंकि रक्षा या सुरक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे सामरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि। मतलब हम अलग अलग संदर्भों में रक्षा की क्या करते हैं, बात करते हैं। और इसलिए हमने कहा कि ये जो शब्द है क्या, रक्षा, ये एक ऐसा विचार है, व्यापक विचार है, इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, रक्षा। ठीक, और ऐसी स्थिति में जो रक्षा का विचार है ये किसी एक स्वरूप से नहीं जुड़ता, तो ये कैसा विचार हो जाता है, स्वतंत्र विचार हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब है कि रक्षा की जरूरत सभी को है, व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, और सभी रूपों में है। लेकिन जब बात प्रतिरक्षा की हो जाती है तो यहां प्रति शब्द जो है ये इसे स्वतंत्र से सापेक्षिक बना देता है, रिलेटिव। और रिलेटिव का मतलब है के संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू। तो जब आप प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो आप किसी से अपनी रक्षा की बात करते हैं। समझ में आ रही बात? और इसलिए ये विचार जो है प्रतिरक्षा का, ये स्वतंत्र नहीं, सापेक्षिक या रिलेटिव विचार हो जाता है। और सापेक्षिक होने के साथ हम यहां दूसरे से जो अपनी रक्षा है वो बहुआयामी नहीं, मूल रूप से, ठीक, यूनिडायमेंशनल, एक आयाम में करते हैं। और वो एक आयाम है अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने जानमाल की रक्षा। और ये जो डायमेंशन है ये सिर्फ ये वाला हो जाता है। कौन सा वाला? सामरिक सुरक्षा। तो आपको यह समझना है कि सुरक्षा एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षा से जुड़ता है, जबकि प्रतिरक्षा जो है वो एक विशिष्ट शब्द है, स्पेसिफिक वर्ड है, जो सामरिक सुरक्षा से जुड़ता है। सुरक्षा सभी के लिए समान रूप से अपनाया जाने वाला विचार है, जबकि प्रतिरक्षा जो है वो एक स्पेसिफिक विचार है जो किसी के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है।
अब यदि इस विचार को आप समझेंगे तो यहीं से दृष्टिकोण निकल जाएगा। कैसे? आप ये समझें कि हम ये कहें कि हम सुरक्षा के विचार को दो दृष्टिकोणों से देखते हैं, एक नैरो और एक ब्रॉड। तो नैरो अप्रोच में, संकुचित दृष्टिकोण में, सुरक्षा सिर्फ किससे जुड़ गई? अभी मैंने बताया था कौन से शब्द से? सामरिक, स्ट्रेटेजिक। जबकि व्यापक संदर्भ में सुरक्षा सामरिक रही या बहुआयामी हो गई? ये हो गई मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब जैसे हमने कहा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, या फिर हम बात करें साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, हर तरीके की सुरक्षा ये ब्रॉडर संदर्भ में होगी। समझ पा रहे हैं? सामरिक सुरक्षा का मतलब है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट जिसको हम बोलते हैं, देश जिसको हम बोलते हैं, के अस्तित्व की, उसकी संप्रभुता की, उसकी सीमाओं की, या उसकी जनसंख्या की रक्षा। वैसे भी जब कोई राज्य बनता है तो उसमें चार चीजें होती हैं, एक उसके क्षेत्र, ठीक सीमाओं के साथ क्षेत्र भी होगा, क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता, चौथी सरकार। सो व्हेन वी ट्राई एंड डिफाइन व्हाट यू से द बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन, जब हम किसी देश के अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी संप्रभुता को बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, उसके क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उसकी जनसंख्या की रक्षा करते हैं, उसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं, तो उसे सामरिक सुरक्षा कहते हैं। देन वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्ट, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी। ये सामरिक शब्द कई लोगों को बहुत बार परेशान करता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम किसी देश की सुरक्षा को बहुआयामी रूप में देखते हैं और हम इसे राष्ट्र राज्य के अस्तित्व के साथ साथ उसके विकास से, उसके महत्व को, हम किसी राष्ट्र राज्य के विकास को, उसके महत्व को, उसकी श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, तो ये ब्रॉडर अप्रोच में या वृहद दृष्टिकोण में आंतरिक सुरक्षा को दर्शाएगा। और इसलिए आंतरिक सुरक्षा नैरो सेंस में भी हो सकती है और ब्रॉडर सेंस में भी। जैसा मैंने कहा था कि हमको प्रश्नों को बनाने की कोशिश करनी है टॉपिक समझने के बाद। तो ये जो हमने अभी तक समझा, एक विचार और एक दृष्टिकोण, हम उस पर एक प्रश्न बना सकते हैं, और वो प्रश्न होगा कि सुरक्षा का विचार समय के साथ परिपक्व हुआ है। सुरक्षा का विचार समय के साथ परिपक्व हुआ है। आज इसे संकुचित नहीं, वृहत्तर दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। The idea of security get matured with time and it should be seen in broader sense rather narrow sense. सुरक्षा का विचार समय के साथ धीरे धीरे परिपक्व हुआ है और इसे वृहत्तर संदर्भ में देखे जाने की क्या है जरूरत है, ब्रॉडर सेंस में देखे जाने की क्या है जरूरत है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस शब्द से जुड़ा हो सकता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा, आगे जो हम पढ़ेंगे वो ये वाली सिक्योरिटी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको ऊर्जा सुरक्षा भी पढ़ाऊं, खाद्य सुरक्षा भी पढ़ाऊं, पर्यावरण सुरक्षा भी पढ़ाऊं। तो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस किस पर कन्फाइंड है? सामरिक सुरक्षा, ठीक। तो आप कहेंगे सामरिक सुरक्षा से तात्पर्य, सामरिक सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र राज्य के आधार तत्वों की सुरक्षा से है। जो हम पॉलिटी में बोलते हैं ना, चार आधार होते हैं राज्य के। सामरिक सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र राज्य के आधार तत्वों की सुरक्षा से है। इन तत्वों की सुरक्षा करके ही हम उसके अस्तित्व को बनाकर रख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सामरिक सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र राज्य के आधार तत्वों की सुरक्षा से है। इनकी सुरक्षा करके ही हम राष्ट्र राज्य के अस्तित्व को बनाकर रख सकते हैं। अब ये कंक्लूजन हो गया, इसके आगे जोड़ दो, इस कथन की व्याख्या करें तो वो क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था कंक्लूजन ही है क्वेश्चन। तो हमने ये दो विचार चीजें देखी, एक आंतरिक सुरक्षा का मूल विचार क्या है और दूसरा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े दृष्टिकोण क्या है। लेवल 3 पर यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सुरक्षा क्यों चाहिए, तो हमने बहुत सारी बातें तो की हैं कि सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो हमने यही कहा कि सुरक्षा की आवश्यकता होती है राष्ट्र राज्य के अस्तित्व के लिए, फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन, ये चाहिए, ठीक। फिर सुरक्षा की जरूरत होती है विकास के लिए, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में ना निवेश होगा, ना रोजगार होगा, ना क्या होगा, विकास होगा। सुरक्षा की जरूरत होती है संवैधानिक या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए।
टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। वरना सुरक्षा का माहौल नहीं होगा तो ताकतवर शक्तिशाली हो जाएगा और तानाशाही जैसी स्थितियां हो जाएंगी। सुरक्षा की आवश्यकता होती है रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब समझते हैं? रूल ऑफ लॉ का मतलब है विधि का शासन। मतलब सब लोग कानून के अनुरूप आचरण करें, सब लोग इस बात का प्रयास करें कि वो कानून के दायरे में रहकर क्या करेंगे, काम करेंगे। और इसीलिए सुरक्षा जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, लोक व्यवस्था के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को बनाकर रखना है तो हमें इसकी जरूरत होगी। ठीक, सुरक्षा चाहिए ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। यदि किसी देश में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखना है, मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना है, तो इसकी जरूरत होगी। ठीक, और फिर सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है ताकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21 सुना है आपने? जीवन की गुणवत्ता, जीवन की श्रेष्ठता को पा सकें, क्योंकि डर डर के जीना भी क्या खाक जीना है। जैसे अभी जी रहे हैं, मेरे को कहीं कोविड तो नहीं हो गया, तो हर कोई अपने घर में कैद है, हर कोई अपने स्वास्थ्य की आशंका में है, हर कोई दूसरे को संदेह से देख रहा है, भय का मनोविज्ञान काम कर रहा है, संदेह का मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये जीना भी कोई खाक जीना है। और इसीलिए सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है, और ये सुरक्षा हमको सरकार दे रही है, वो सुनिश्चित कर रही है लॉकडाउन के द्वारा कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, ताकि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, गरिमामय जीवन, गुणवत्तापरक जीवन मिल सके। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा का उद्देश्य है हमें यह सुरक्षा चाहिए ताकि हम पर कोई आक्रमण ना करे। हमें यह सुरक्षा चाहिए ताकि हमें कोई उपनिवेश ना बना सके। हमें यह सुरक्षा चाहिए ताकि कोई हमारी सत्ता और संसाधन पर कब्जा ना कर सके। तो हमें यह सुरक्षा चाहिए ताकि हम लोकतांत्रिक जीवन शैली के तहत अपना जीवन यापन कर सकें। तो अब आपसे पूछेंगे यदि कि आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, तो आप इन आधारों पर व्याख्या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट। इतना सरल प्रश्न यूपीएससी में नहीं बनेगा, लेकिन आप छोटे छोटे सरल प्रश्न बनाने से शुरू कीजिए, आगे हम धीरे धीरे कठिन प्रश्न बनाएंगे। So what are the goals, what are the objectives, what is the importance of internal security? आंतरिक सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? तो ये सुनिश्चित करती है राष्ट्र राज्य का अस्तित्व, राष्ट्र राज्य का विकास, गरिमापूर्ण जीवन, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विधि का शासन, मानव अधिकारों की रक्षा। ऐसे आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होने से ये उद्देश्य पूरे होते हैं। ठीक, अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, और वो हिस्सा हमें ये बताने की कोशिश करता है कि किसी भी देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां किस प्रकार आगे बढ़ती हैं और किन रूपों में दिखाई देती हैं। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट इंडियन केस, और बहुत पीछे नहीं जाएं वरना तो सुरक्षा की चुनौतियां बहुत सारी हैं। हम सिर्फ दो हिस्सों में बात करें, एक ब्रिटिश एरा और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ध्यान से समझिएगा, इवन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा we will divide it into decades, 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s का दौर। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक पहला हिस्सा है टिल 1990, और इसमें भी फिर दूसरा हिस्सा जो आएगा वो हिस्सा हो जाएगा पोस्ट 1990 सिनेरियो क्या है सुरक्षा चिंताओं में। ठीक, सो इफ विल डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी चैलेंजेस, यदि हम भारत में ब्रिटिश काल में उभरी सुरक्षा चुनौतियों पर बात करें, या ब्रिटिश काल में कौन सी सुरक्षा चुनौतियां हमारे अंतर्गत दिखाई देती हैं ये पूछें, तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल वो दौर था जहां हम विभिन्न प्रकार के विद्रोहों को देखते हैं, चाहे वो सैन्य विद्रोह हो, चाहे वो कृषक विद्रोह होता है, चाहे वो जनजातियों का विद्रोह हो, वी हैव डिफरेंट रिवोल्ट, चाहे वो मजदूरों का विद्रोह हो, चाहे वो नागरिक विद्रोह हो, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। ठीक, और ये जो सारे विद्रोह हैं अलग अलग प्रकार के जो हम बात कर रहे हैं, इन विद्रोहों से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती तो मिलना स्वाभाविक था। इन विद्रोहों के अलावा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी हम नकार नहीं सकते कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वो घटना थी जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां बहुत गंभीर रूप से उभर कर सामने आती हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि ब्रिटिश काल में सुरक्षा चुनौतियां जितनी गंभीर थी, सरकार भी उनको लेकर उतनी ही गंभीर थी। ब्रिटिश सरकार ने इन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। कौन सी नीति? जीरो टॉलरेंस। उन्होंने क्रूरता से इन चुनौतियों का दमन किया, चाहे विद्रोहों का दमन करना हो, चाहे क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ाना हो,
और यही कारण है कि ब्रिटिश काल में सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर नहीं हो सकी। ये आपका प्रश्न हो सकता है। और प्रश्न होगा कि भारत में सुरक्षा की चुनौतियां ब्रिटिश काल से विद्यमान है। विद्यमान में आप कौन से हिस्से बताएंगे? क्रांतिकारी और वो। लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा इनका प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया, बट ब्रिटिशर्स मैनेज्ड इट इन वेरी इफेक्टिव मैनर। आप ये बताएंगे कि ब्रिटिशकालीन पुलिस अपनी प्रभाविता के लिए जानी जाती थी। इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जनता डरे और सुरक्षा को चुनौती ना दे, लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ